नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 10 जुलाई 2021 के सभी डेली बेस्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। पहला क्वेश्चन है हमारा, बोनालू पर्व को मनाए जाने की तैयारियां निम्न में से किस राज्य में की जा रही हैं? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा डी, तेलंगाना राज्य में की जा रही हैं बोनालू पर्व को मनाने की तैयारियां। देखते हैं क्या है बोनालू पर्व। बोनालू पर्व तेलंगाना में मनाया जाता है। यह धार्मिक पर्व आषाढ़ के माह में मनाया जाता है, अर्थात आषाढ़ किसे कहते हैं? जुलाई मंथ को कहते हैं। 11 जुलाई से इसे मनाना प्रारंभ किया जाएगा। इसे मुख्य रूप से हैदराबाद और सिकंदराबाद तथा तेलंगाना के अन्य हिस्सों में भी मनाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? सिकंदराबाद और हैदराबाद में ये मनाया जाता है। कौन सा पर्व है? बोनालू पर्व। तो याद रखेंगे कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। तेलंगाना का गठन किस राज्य से अलग होकर हुआ है? तो आंध्र प्रदेश से होकर हुआ है। कब हुआ था? 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन हुआ था। ठीक है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? तो चंद्रशेखर राव हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में निम्न में से कहां 60 मीटर की गहराई वाले दुनिया के सबसे गहरे पुल का अनावरण किया गया है? और इंस्टाग्राम पे इसकी जो वीडियो है बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा सी, दुबई में ओपन किया गया है। ये समुद्र के अंदर 60 मीटर की गहराई वाला मतलब बनाया गया है इस प्रकार का पुल। ओके, हाल ही में 60 मीटर की गहराई वाले दुनिया के सबसे गहरे पुल का अनावरण दुबई में किया गया है। यह पुल दुबई में दुनिया का सबसे गहरा डाइव पुल है, ठीक है, जिसमें डाइविंग की जा सकती है, जिससे वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, क्योंकि इससे गहरा अभी तक कहीं नहीं बना है। इसमें मनोरंजन की सुविधाओं के साथ इंडोर स्कूबा डाइविंग का प्रशिक्षण की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। सऊदी अरब का उद्देश्य 2026 तक पर्यटन की दृष्टि से सऊदी अरब को विश्व की एक प्रमुख डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करना है। तो याद रखेंगे कहाँ पर बना है? सऊदी अरब के दुबई में बना है। ये दुनिया का 60 मीटर की गहराई का पहला ऐसा पुल। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में निम्न में से किस जूलॉजिकल पार्क में 2 नवजात रेड पांडा के जन्म के साथ इनकी संख्या बढ़कर 25 हो गई है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। कौन सा? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। देखिए, नेहरू जूलॉजिकल पार्क कहाँ पर है? आपका हैदराबाद में स्थित, और ये पहला ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला क्या बन गया है? जूलॉजिकल पार्क बन गया है। येलोस्टोन नेशनल पार्क ये अमेरिका में स्थित है। हाल ही में चर्चा में इसलिए रहा था क्योंकि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो इस नेशनल पार्क में जल का स्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे जीव जंतुओं को परेशानी हो रही है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ये देश का पहला हॉट एयर बलून सफारी इसी नेशनल पार्क में प्रारंभ हुई है। क्लियर है? तो हम देख लेते हैं अब पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क के बारे में। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है। इस पार्क में हिमालयन पशुओं को देखा जा सकता है। चिड़ियाघर भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित चिड़ियाघर है। ओके, इसका नाम पद्मजा नायडू के नाम पर रखा गया, जो पश्चिम बंगाल की पूर्व राज्यपाल और सरोजनी नायडू की पुत्री थी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए सरोजनी नायडू किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी। ओके, इस पार्क में तिब्बती भेड़िए, रेड पांडा और स्नो लेपर्ड देखे जाते हैं। तो याद रखेंगे कहाँ है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी हैं। राज्यपाल कौन है? जगदीश धनखड़ है। हाल ही में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो हमारा राइट आंसर होगा डी, पटना। बिहार की कैपिटल पटना में स्थापित किया जा रहा है। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में स्थापित किया जा रहा है। यह अनुसंधान केंद्र रिवर डॉल्फिन के संरक्षण को बढ़ावा देगा, इस पर गहन शोध का अवसर प्रदान करेगा। इंडेंजर्ड लिस्ट में शामिल गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण में भी मदद मिलेगी। इस अनुसंधान केंद्र को पटना यूनिवर्सिटी के परिसर में गंगा नदी के तट पर विकसित किया जाएगा। तो कहाँ बनेगा? राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में। क्लियर है? याद रखिएगा। हाल ही में
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के विकल्प के रूप में एक नए बंदरगाह को विकसित करने की योजना बनाई गई है। निम्न में से यह किस राज्य में बनाया जाएगा? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पर है? तो याद रखिएगा मुंबई में है। ठीक है, सबसे ज्यादा व्यस्ततम और बड़ा आपका बंदरगाह है कौन सा? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। अब इसके विकल्प के रूप में कहाँ विकसित किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर गुजरात। कहाँ होगा? गुजरात में होगा। नरगोल, याद रखिएगा कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना? नरगोल बहुउद्देशीय बंदरगाह परियोजना गुजरात में बनाया जाएगा। इसे मुंबई स्थित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के विकल्प के रूप में विकसित करने की गुजरात सरकार की योजना है। 1997 से, देखिए कब से सोच रही है गुजरात सरकार? 1997 से इस योजना को वलसाड में विकसित करने पर कार्य कर रही थी। योजना के तहत बंदरगाह के निर्माण के लिए नरगोल नामक स्थान की पहचान की गई है। नरगोल मुंबई से 40 किलोमीटर उत्तर में और सूरत से 142 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। तो याद रखेंगे कि कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, मुंबई जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के विकल्प के रूप में कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो गुजरात में विकसित किया जा रहा है। नाम क्या है? तो नरगोल बहुउद्देशीय परियोजना। मुंबई से कितने दूर है? 40 किलोमीटर दूर स्थित है नरगोल। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा केम्प्टी फॉल्स, जहां पर्यटकों की बढ़ती भीड़ पर अंकुश लगाने के लिए कोविड-19 के चलते केवल 50 पर्यटकों की अनुमति का निर्णय दिया गया है। निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा बी, उत्तराखंड। केम्प्टी फॉल उत्तराखंड के मसूरी में स्थित है। यहाँ ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। केम्प्टी फॉल समुद्र तल से 1364 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिससे कोविड-19 के संक्रमण होने का खतरा था। तो पहले 50 पर्यटक जाएंगे, फिर उसके बाद कुछ समय के बाद इन 50 को वहां से लौटना होगा, फिर 50-50 करके इस तरीके से पर्यटक यहाँ पर पर्यटन कर सकेंगे। ओके, क्लियर है? उत्तराखंड के नए सीएम कौन बन गए हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नारियल विकास बोर्ड के अध्यक्ष पद को गैर कार्यकारी बनाने के लिए कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी। नारियल विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये राइट आंसर होगा हमारा सी, कोच्चि में स्थित है। कहाँ है नारियल विकास बोर्ड का मुख्यालय? कोच्चि में स्थित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नारियल विकास बोर्ड के अध्यक्ष पद को गैर कार्यकारी बनाने के लिए नारियल विकास बोर्ड अधिनियम 1979 संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह बदलाव बड़े पैमाने पर नारियल उत्पादकों के लिए फायदेमंद साबित होगा। इस प्रस्ताव की पहल कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग ने की। अब सहकारिता कोऑपरेशन से आपको चीज याद आ रही होगी, सहकारिता मंत्रालय। तो सहकारिता मंत्रालय के पहली बार मंत्री कौन बनाए गए हैं मैं आपको बता चुकी हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इस नए मंत्रालय के पहले मंत्री कौन बने हैं। नारियल विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो केरल के कोच्चि में स्थित है। नारियल विकास बोर्ड कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कौन है कृषि और किसान कल्याण मंत्री? नरेंद्र सिंह तोमर है। भारत सरकार के तरह सांविधिक निकाय का मतलब क्या होता है? जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है, जो किसी अधिनियम द्वारा अस्तित्व में आए हैं। तो नारियल विकास बोर्ड किस अधिनियम के तहत आया? 1979। तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? संवैधिक निकाय कहेंगे। इसका उद्देश्य देश में नारियल की खेती और उद्योग को एकीकृत विकास के लिए कार्य करना है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में निम्न में से किस राज्य में जीका वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा केरल। ठीक है, केरल राज्य में 10 से अधिक जीका वायरस के केसेस देखे गए। इसमें क्या होता है, जो गर्भवती महिला होती है, जो शिशु होता है, अगर गर्भवती महिला इससे ग्रसित हो जाती है जीका वायरस से, तो जो शिशु होता है उसके जो मस्तिष्क का आकार होता है वो सामान्य से क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है और इसमें पूरे जीवन भर इसी मस्तिष्क के आकार के साथ रहना होता है, मतलब शारीरिक विकृति आ जाती है। ओके, हाल ही में केरल में जीका वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है। गर्भवती महिलाओं के रक्त के नमूनों से जीका वायरस के संक्रमण का पता चला है। यह संक्रमण मच्छर से होने वाला संक्रमण है। याद रखिएगा किससे होता है? मच्छर से होता है। यह संक्रमण मच्छर की एडिस एजिप्टी और एडिस एबोलापिक्टस प्रजाति के काटने से होता है। दोनों प्रजाति के नाम याद रखेंगे। यह मच्छर डेंगू, चिकनगुनिया जैसी समस्याओं के लिए भी जिम्मेदार होता है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में निम्न में से किस देश के द्वारा जुलाई 2021 के अंत तक अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा ए, रशिया, रूस के द्वारा ये घोषणा की गई है।
रूस ने जुलाई 2021 के अंत तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल लॉन्च करने की घोषणा की। इस मॉड्यूल को बैंकानूर कजाकिस्तान स्थित रूसी लॉन्चर सेंटर से 21 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। यह बहुउद्देशीय प्रयोगशाला मॉड्यूल है। इसे 2007 में लॉन्च किया जाना था, परंतु कुछ गड़बड़ियां आ गई। फिर 2013 में लॉन्च किया जाना था, लेकिन इसकी इंजन प्रणाली में संदूषण की समस्या आ गई थी, जिसके कारण इसकी लॉन्चिंग काफी देरी से हुई और अब इसे लॉन्च किया जाएगा 21 जुलाई 2021 को। तो किस देश द्वारा किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल को लॉन्च? रूस के द्वारा। क्लियर? रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। कैपिटल क्या है? मॉस्को है। और मुद्रा क्या है? रूबल है। और संसद को क्या कहते हैं? डाइट कहते हैं। याद रखेंगे। हाल ही में जीआई टैग प्राप्त मदुरई मल्ली फूल किस राज्य से अमेरिका और दुबई को निर्यात किया जा रहा है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु से जीआई टैग प्रमाणित मदुरई मल्ली फूल तमिलनाडु से संयुक्त राज्य अमेरिका और दुबई को निर्यात किया जा रहा है। जीआई टैग मिला हुआ है, इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जीआई टैग मिली हुई जो वस्तुएं हैं, जो उत्पाद है, जो प्रोडक्ट हैं, वो आपके एग्जाम का पार्ट बनते हैं। मदुरई मल्ली फूलों के साथ अन्य पारंपरिक फूल जैसे बटन रोज, लिली, चमंथी, मैरीगोल्ड का निर्यात भी किया जाता है। यह फूल तमिलनाडु के नोलाकुट्टई, डिंडीगुल और सत्यमंगलम से मंगवाए गए थे। ओके, फूलों को याद रखिएगा कौन से हैं। तो ये है मदुरई मल्ली फूल। किससे राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। किन देशों को भेजा जा रहा है? तो ये भेजा जा रहा है आपके यूएसए और दुबई को। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस ग्रह के उपग्रह के वायुमंडल में मीथेन गैस की उपस्थिति का पता लगाया गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा सी के उपग्रह। कौन सा है सी का उपग्रह? देखिए यहाँ पर एक ये लिस्ट है, आप इसे याद कर लीजिएगा। ओके, पीडीएफ में आपको मिल जाएगी। हम यहाँ देखते हैं नासा के कैसिनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, नासा के कैसिनी यान ने शनि ग्रह के उपग्रह टाइटन के वायुमंडल में मीथेन गैस की उपस्थिति का पता लगाया है। अब यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि कैसिनी जो अभियान भेजा गया था वो किस अंतरिक्ष एजेंसी ने भेजा? तो नासा ने भेजा। किस ग्रह के लिए भेजा? तो शनि ग्रह के लिए भेजा। शनि ग्रह के किस उपग्रह के लिए भेजा? तो टाइटन उपग्रह के लिए भेजा था। क्लियर? यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेंगे, तीनों आपको याद रखना है। और चौथा बनेगा हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट कि शनि ग्रह के टाइटन उपग्रह से किस गैस की उपस्थिति का पता चला है? तो मीथेन गैस की उपस्थिति का पता चला है। इस खोज से शनि ग्रह के उपग्रह टाइटन पर जीवन की संभावना को बल मिल सकता है। कैसिनी अंतरिक्ष यान ने शनि ग्रह के दूसरे उपग्रह इंसेलडस पर तरल महासागर का पता लगाया है। दोनों ही आपको उपग्रह याद रखना है शनि के। शनि के उपग्रहों की संख्या टोटल कितनी है? 82 है। यह सूर्य से 6ठे क्रम का ग्रह है और सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। पहला कौन सा है? बृहस्पति है। शनि ग्रह में 7 वलय हैं। कितनी? 7 वलय या रिंग है और इनके बीच कई गैप तथा विभाजन पाए जाते हैं। ठीक है, शनि के आसपास कितनी वलय पाई जाती हैं? तो 7 पाई जाती हैं, जिन्हें रिंग कहा जाता है। तो आप दोनों उपग्रह को याद रखेंगे, टाइटन और इंसेलेडस। और इस पे कौन सी गैस मिली है? मीथेन मिली है। नेक्स्ट देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। कंटेंट पसंद आता है तो आप जरूर लाइक कीजिए और कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको हमारी मेहनत कैसी लग रही है। चलिए तो देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। गुजरात के भाल क्षेत्र के जीआई टैग प्राप्त भालिया गेहूं की किस्म को केन्या और श्रीलंका को निर्यात किया गया है। अमीनपुर झील हैदराबाद में स्थित है। इस झील के मध्य से निजी सड़क का निर्माण किया जा रहा है। लेमुरा एलिफेंट रिजर्व क्षेत्रफल के परिसीमन को लेकर चर्चा में यह छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में प्रस्तावित है। अपशिष्ट की बढ़ती मात्रा के कारण महानंदा नदी का अस्तित्व खतरे में आ गया है। इस नदी का उद्गम पश्चिम बंगाल से होता है। हाल ही में उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित द्वीपीय देश हेती के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइसी की हत्या कर दी गई और इस देश के द्वारा ये रिक्वेस्ट की गई है अमेरिका से कि वो इसकी जांच करे कि किसके द्वारा ये हत्या करवाई गई है। कोविन प्लेटफॉर्म को दुनिया तक पहुंचाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और विदेश मंत्रालय ने कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव का आयोजन किया। वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? परिवर्तन हो गए तो याद रखिएगा, मनसुख मांडविया हैं।
ओके। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं हम? 7 अप्रैल को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को 1948 को किसकी स्थापना हुई थी? डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? जेनेवा में मिलेगा। डब्ल्यूएचओ के वर्तमान में महासचिव कौन है? टेड्रोस अधानोम है। किस देश से हैं वो? नाइजीरिया से। तो इतने पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। विनय सहस्त्रबुद्धे के नेतृत्व में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन ने इसरो ने देश में सैटेलाइट टीवी कक्षाओं के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो धर्मेंद्र प्रधान बनाए गए हैं। DPIIT डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पर एक परियोजना शुरू की है। यह विभाग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कौन सा? DPIIT। ओके। वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन बने हैं वर्तमान में हमारे नए? तो पीयूष गोयल बन गए। कौन बन गए? पीयूष गोयल। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की। हाल ही में इनकी जयंती पर इनको श्रद्धांजलि दी गई। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। इनके नाम पर कलकत्ता जो बंदरगाह था उसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग किस राज्य में स्थित है? हाल ही में ओडिशा के कटक जिले की प्रसिद्ध सिल्वर फिलिग्री मतलब चांदी की जो मूर्तियां वगैरह बनाई जाती हैं, सिल्वर फिलिग्री को भौगोलिक संकेतक देने की मांग की गई है। कहाँ की है ये? ओडिशा के कटक जिले की है। और कटक में क्या है हमारा? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है। और आपका अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ है? मनीला फिलीपींस में है। याद रखिएगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक है। कर्नाटक का पहला खनन स्कूल कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये स्थापित किया जा रहा है कर्नाटक के बल्लारी जिले में। खनन से संबंधित, माइनिंग से संबंधित यहाँ पर प्रशिक्षण और अनुसंधान प्रदान किया जाएगा। तो याद रखिएगा कर्नाटक का पहला खनन स्कूल कहाँ बनेगा? बल्लारी जिले में बनेगा। कर्नाटक के नए गवर्नर कौन बन गए? थावरचंद गहलोत बन गए हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय आयुष मंत्री कौन बन गए? किरण रिजिजू बन गए। ने आयुष क्षेत्र में 5 पोर्टल लॉन्च किए हैं। तो यहाँ हम वो 5 पोर्टल देखेंगे, अच्छे से देखिएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा। CTRI क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री इंडिया, शाही शोकेश ऑफ आयुर्वेदिक हिस्टोरिकल इम्प्रिंट्स, मेधा इलेक्ट्रिकल मेडिकल हेरिटेज एक्सेशन, अमर आयुष मेन्यू स्क्रिप्ट एडवांस रिपोजिटरी, CCRS क्लिनिकल काउंसलिंग ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस। तो ये 5 पोर्टल लॉन्च किए गए हैं केंद्रीय आयुष मंत्री किरण रिजिजू जी के द्वारा। ओके। उत्तर प्रदेश का गोमती रिवर फ्रंट परियोजना हाल ही में भ्रष्टाचार के कारण चर्चा में। तो आप याद रखिएगा गोमती रिवर फ्रंट परियोजना किस राज्य की है? तो उत्तर प्रदेश की है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको कहाँ मिलेगा? तो ये लखनऊ में मिलेगा। 2020 ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में मनप्रीत सिंह, ये कौन है? हॉकी जो टीम है उसके कप्तान है इंडियन हॉकी टीम के। और मैरी कॉम जो बॉक्सर है इन्हें नामित किया गया। जबकि समापन समारोह के लिए कौन है? बजरंग पूनिया है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। 4 जुलाई 2021 को पिंगली वेंकैया की पुण्यतिथि मनाई गई। इन्हें राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। क्या किया था? पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कृष्णा जिला आंध्र प्रदेश में हुआ था पिंगली वेंकैया का। तो जो नेशनल फ्लैग होता है उसकी लेंथ और विड्थ पूछी जाती है तो याद रखिएगा 3:2 होती है। हाल ही में भारतीय सेना ने DRDO और लार्सन एंड ट्रूबो द्वारा तैयार 12 शॉर्ट स्पैन ब्रीजिंग सिस्टम को सेना में शामिल किया है। ठीक है। किस किसने तैयार किया? DRDO और लार्सन एंड ट्रूबो ने। ओडिशा के बालासोर जिले में 4000 साल पुरानी बस्ती और प्राचीन कलाकृतियां खोजी गई हैं। किस जिले में खोजी गई हैं? बालासोर जिले में। ओडिशा के बारे में हम बात कर चुके हैं। कौन है मुख्यमंत्री? नवीन पटनायक। 1 जुलाई 2021 को तुर्की ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर बने इस्तांबुल कन्वेंशन, याद रखिएगा कौन सी कन्वेंशन है? इस्तांबुल कन्वेंशन से बाहर हो गया, खुद को बाहर कर लिया है। कौन है तुर्की के जो अभी हैं PM? वो हैं तैयब एर्दोगान। राजधानी क्या है तुर्की की? अंकारा है। मुद्रा क्या है? लीरा है। लीरा बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है मुद्रा, याद रखिएगा। कर्नाटक के नए राज्यपाल थावरचंद गहलोत बने हैं। भारत सरकार के द्वारा 2 नई दवा परीक्षण प्रयोगशाला हैदराबाद और पुणे में स्थापित की गई हैं। ठीक है। नई दवा परीक्षण प्रयोगशालाएं कहाँ स्थापित की गई हैं? हैदराबाद तेलंगाना, पुणे महाराष्ट्र में स्थापित की गई हैं। छत्तीसगढ़
पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना के बाद महाराष्ट्र 5वां राज्य बन गया है जिसने क्या किया है, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंडर 2 कोलिशन में शामिल हो गया है। ये किसके तहत है एक पहल, तो ये पेरिस समझौते के अनुसार एक पहल है जिसमें शामिल होने वाला 5वां राज्य बन गया है जम्मू कश्मीर। पहला था छत्तीसगढ़, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा जम्मू कश्मीर, चौथा तेलंगाना और 5वां बन गया आपका महाराष्ट्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पेरिस समझौते से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में वैसे भी पूछे जा चुके हैं। अब देख लेते हैं हम जीके के कुछ क्वेश्चंस। वेम्बनाड झील आपको कहाँ मिलेगी, केरल में। पीर पंजाल सुरंग कहाँ मिलेगी, जम्मू कश्मीर में। इंद्र प्रधान ट्रॉफी का संबंध किस खेल से, वॉलीबॉल से है। वर्तमान में सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है, प्रेम सिंह तमांग है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बने हैं, मंगू भाई छगन भाई पटेल बने हैं। गोलकुंडा का किला कहाँ मिलेगा, तेलंगाना में मिलेगा। 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो ये राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है और राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। तो ये जीके के क्वेश्चन है, याद रखिए, बहुत बार एग्जाम का पार्ट बनते रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।